अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में सुबह के 3:30 एग्जैक्टली सुबह के 3:30 बजे हैं। मंडे मॉर्निंग का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर के 1:30 बजे हैं, सोमवार के दिन, मंडे के दिन। इस टाइमिंग की बड़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि इस वक्त जो इश्यूज हमारे सामने हैं वो इस टाइमिंग के साथ रिलेटेड हैं। ये जो दिन अमेरिका में शुरू होगा सुबह 7:30 बजे 8 बजे, अब से कहें 4 घंटे में, इस पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनको अब अमेरिका के अंदर छठा दिन, वैसे तो उनको 7वां दिन हो जाएगा बिकॉज वो ट्यूसडे को यहाँ तशरीफ लाए थे और उस वक्त ऐलान ये किया गया था, बताया गया था पाकिस्तानी सोर्सेज से कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये 5 दिन का अमेरिका का दौरा था। लेकिन अगर इस दौरे को ट्यूसडे के दिन को अगर आप नज़रअंदाज कर दें, डिस्काउंट कर दें और वेडनेसडे के दिन से उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स का आगाज़ करें, जब उन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनाब ऑस्टिन लॉयड से मुलाकात की, उसके बाद एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई और बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसी के अंदर एक इंटरेक्शन करने की कोशिश की फ्राइडे को। उन तमाम चीज़ों को अगर आप वेडनेसडे से शुरू करें, वेडनेसडे पहला दिन, थर्सडे दूसरा दिन, फ्राइडे तीसरा दिन, सैटरडे चौथा दिन, तो संडे को उनके 5 दिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मंडे उनका ऑफिशियली भी छठा दिन बन जाता है इंटरेक्शन का और फिजिकल सेंस में अराइवल से ही उनका 7वां दिन बन जाता है। और आज के दिन में सेंट्रल कमांड सेंटकॉम, जो फ्लोरिडा में टेम्पा के करीब लोकेटेड है, अमेरिका की 11 कमांड्स हैं, जिनमें से 3 या 4 कमांड जो हैं उनको फंक्शनल कमांड कहा जाता है और मेरा ख्याल 7 कमांड ऐसी हैं, 3 अगर फंक्शनल हैं, 3 या 4 हैं, और 7 कमांड जो हैं उनको जोग्राफिकल कमांड कहा जाता है। उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है वो सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड के अलावा एक अफ्रीका कमांड है, एक यूरोप कमांड है। यूरोपियन और अफ्रीकन कमांड्स जर्मनी में लोकेटेड है। सेंट्रल कमांड जो है वो फ्लोरिडा में है। इसी तरह उनकी एक एशिया पैसिफिक कमांड है जो इंडिया के साथ डील करती है, वो हवाई में बेस्ड है, वेस्ट कोस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इस वक्त आज के दिन में सेंट्रल कमांड के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स होंगी और अमेरिकन सिस्टम के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सफारशी होता है, जो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है पाकिस्तान की मिलिट्री का, वो हमेशा सेंटकॉम होती है। पाकिस्तान में लोग उसको पेंटागन कहते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पेंटागन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है अमेरिकी हुकूमत का, जिसकी 11 कमांड्स हैं। उन 11 कमांड्स में से जो प्रिंसिपल कमांड पाकिस्तान के से डील करती है वो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है। अच्छा, अब इसकी जो इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी है, इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस ट्रिप के अंदर उनका एजेंडा क्या है, उनकी तवक्कुआत क्या है इस ट्रिप से, किस हद तक उनकी तवक्कुआत पूरी होते नजर आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको कई वीडियोस में पहले बता चुका हूँ और मैंने आपको ये चीज़ सितंबर से बतानी शुरू कर दी है, जब उनको ऑफिशियल ट्रिप उनको एक्सटेंड किया गया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने मई के बाद से 9 मई के बाद से उनको पाकिस्तान के अंदर अपना पॉइंट मैन तस्लीम कर लिया गया है। और उनको जो इतने तमतराक से एक ऑफिशियल विजिट मिला, उसकी वजह यही है कि उनको प्रिंसिपल मैन समझा जा रहा है, पाकिस्तान का चीफ मैनेजर या सीईओ समझा जा रहा है। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर हैं, आसिफ अली जरदारी हों पीपल्स पार्टी के, बिलावल हों या नवाज शरीफ हों या मौलाना फजल रहमान हों या बाकी सारा सिस्टम हो, वो अब वो सब जो है वो आसिम मुनीर साहब के जूनियर हैं अमेरिकन लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आसिम मुनीर साहब की क्या तवक्कुआत हैं, उन्होंने क्या हासिल किया, वो क्या नहीं हासिल कर पा रहे हैं, ये मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। ये एक डेवलपमेंट है जी, लेकिन बाकी सारी जो डेवलपमेंट्स में जिनका मैं जिक्र करूंगा वो इस प्रिंसिपल डेवलपमेंट्स के साथ नहीं है। दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ की आउट ऑफ बॉक्स और इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ है। एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, तहरीक इंसाफ ने एक अपनी इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का बड़ा कामयाब उन्होंने मुजाहरा किया। शायद उनको खुद एहसास नहीं था कि उनकी जो ये आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इंटरनेट के ऊपर एक पॉलिटिकल रैली करेंगे, क्योंकि सड़क के ऊपर बाहर निकल के डी चौक के ऊपर या मीनार पाकिस्तान के ऊपर या कहीं पर भी पाकिस्तान के शहरों के अंदर उन्हें अपनी पॉलिटिकल रैलीज करने का मौका नहीं मिल रहा, इजाज़त नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट के ऊपर एक पॉलिटिकल रैली करेंगे। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो रद्द अमल हुआ, जिस तरह से इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, डाउन हो गया, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई जिसे पाकिस्तान के अखबारों ने कवर किया, उससे आपको ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको समझ आती हैं। एक, तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस क्या है,
दूसरा तहरीक इंसाफ के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इनोवेटिव थिंकिंग के हवाले से। तो ये दूसरा इशू मेरे सामने है। फिर तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम ये देखते हैं कि एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और वकील, बहुत ही सीनियर वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब अपने बहुत से साथियों के साथ तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं और अपने आप को इमरान खान की डिसीजन मेकिंग के सामने सरेंडर कर देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब का मुद्दतों तक, बहुत दहाइयों तक उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा। उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब का एक कॉन्फिडेंट समझा गया। वो आसिफ अली जरदारी साहब के करीब थे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत से केसेस के अंदर डिफेंड किया, सक्सेसफुली उन्होंने उनको डिफेंड किया। फिर उनकी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ में उन्होंने फिर आके इमरान खान को जब डिफेंड किया, उनके साहिबजादे ने भी अपना एक फ्यूचर यहाँ पर देखा। और फिर यह है कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी दूरियां हो गई। और अब जब लतीफ़ खोसा साहब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं तो आप एक चीज़ कम अज़ कम मुझे इसमें नज़र आती है, वो ये कि लतीफ़ खोसा साहब जहांदीदा हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के, माशरे के, पावर पॉलिटिक्स के उतार उतार चढ़ाव जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। वो कोई जज्बाती यूथिया नहीं है, वो कोई आइडियलिस्ट नहीं है। तो जब इस स्टेज के ऊपर जबकि तहरीक इंसाफ हर किस्म की मुश्किलात का शिकार है, एक प्रोसिक्यूटेड पार्टी है, लतीफ़ खोसा और उनके साथियों का तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना एक बड़ा शगुन भी बहुत अच्छा है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ देख के ही ये फैसला किया होगा। इसके अलावा मेरे कानों में और मेरी नज़रों के सामने से जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि बलूचिस्तान, जहाँ पर रैलीज नहीं होती, जलसे जुलूस नहीं होते, जहाँ का ट्राइबल कल्चर है, जहाँ का कल्चर पाकिस्तान के बाकी इलाकों से बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ तहरीक इंसाफ के हवाले से सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक हलचल, एक एक्साइटमेंट जो है नज़र आती है। वो कि बलूचिस्तान का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जो हलचल और ये एक्साइटमेंट है, ये बजाते खुद एक सिम्टोमेटिक है ऑफ द पॉलिटिकल चेंज इन पाकिस्तान। तो ये तीन चार बड़ी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं और मैं इनकी तफसीलात के ऊपर जाता हूँ एक एक करके, और मैं आपके सामने इसकी अहमियत जो है उसे उजागर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव किस्म की थिंकिंग का मुजाहरा किया 3 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि हम रैली करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर, शायद एक शख्स हो या एक से ज़्यादा हो, जो भी टीम है जिसने ये सोचा कि हम इंटरनेट के ऊपर एक पॉलिटिकल रैली हमें करनी चाहिए, चूँकि हमें सड़क पर इजाज़त नहीं है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने एक बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की, इसे कहते हैं कि बिजनेस की सेंस में, ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में इसको कहते हैं कि इनोवेटिव थिंकिंग का, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का आपने मुजाहरा किया। लेकिन इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बाद हमें मजीद देखने में मौका मिला कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आपको मजीद आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ लेंस के ज़रिए, मुख्तलिफ जावियों से आपको पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है, और पाकिस्तान में जो सियासत में जो मुख्तलिफ जो इसके पावर सेंटर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर सेंटर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, फिर एक छोटा सा पावर सेंटर इसमें पीपल्स पार्टी का है, उससे छोटा पावर सेंटर जिसके अंदर PMLN का है, मौलाना है, इसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, और फिर इसके एक्सटर्नल पावर सेंटर्स में जिसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है, उसके बाद एक स्टेक होल्डर हिंदुस्तान है, और किस तरह से अमेरिका हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को यहाँ पे सर्व करने की कोशिश कर रहा है। ये वो सब चीज़ें हैं जहाँ तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजिक टीम को इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लेके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका ऐलान किया जाए, इसकी नशर व इशात की जाए, इसके बारे में तकरीर की जाए, लेकिन यह है कि इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लेके, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि इमरान खान जेल में बंद है और उनको हर वक्त बोलने का मौका नहीं मिल रहा। एक यबड़ी इमरान खान के बिहाफ पे मारी गई जब शेर अफसल मरवत जो है उन्होंने बाहर निकल के कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के विजिट के दरमियान में तहरीक इंसाफ को कोई मुजाहरे और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने चाहिए। ये एक बड़ी ही अननेसेसरी और गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ थी। मुझे ये भी कुछ समझ आई है कि इमरान खान को गालिबन इस तरह से कुछ लोगों के सामने इस तरह से उनको कन्फ्रंट किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के अंदर मुजाहरा करने का सोच रही है और क्या करना चाहिए, और उस वक्त 4-5-6 लोगों के सामने इमरान खान को ये पोजीशन लेनी पड़ी कि मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ चूँकि विजिट कर रहे हैं तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने मरवत साहब को ये कहते सुना उस वक्त 2-3 दिन पहले। अब मरवत साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए, उसका भी मुझे अफसोस है, लेकिन मरवत साहब की उस बात से मुझे हैरानगी भी हुई, परेशानी भी हुई, मुझे अफसोस भी हुआ कि वो इमरान खान किसी टेलीविजन एंकर से तो बात कर नहीं रहे थे,
किसी रिपोर्टर से बात नहीं कर रहे थे कि उनको उसका जवाब देना था, और जब वो हर रिपोर्टर और हर टीवी एंकर के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते थे तो भी आपको पता होगा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, दुख पहुंचता था। मैंने इसके ऊपर जांक यानी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी डाल के मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया, और जवाबन तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने मुझ पर बड़ा हमला किया जब पहली दफ़ा मैंने कहा कि इमरान खान जब बात करते हैं दुनिया भर के रिपोर्टर्स के साथ या टेलीविज़न एंकर पर्सन के साथ तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। ये मैं जो इतनी लंबी तमहीद बांध रहा हूँ इसलिए बांध रहा हूँ कि जो मशवरे में देना चाह रहा हूँ तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजिक टीम को, ये मैं खालिस्तन उनको सोचने के लिए मशवरे दे रहा हूँ। ये इसलिए नहीं दे रहा कि इसके ऊपर वो नशर व इशात शुरू कर दें, इसके ऊपर तकरीर शुरू कर दें, इसके बारे में वो बताना शुरू कर दें। तो मैं एक जो पावर स्पेक्ट्रम है पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का, वो मैंने आपके सामने रखा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फिर छोटे स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, फिर तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जुडिशरी स्टेक होल्डर है, मीडिया स्टेक होल्डर है, और इसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर अमेरिका है जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक स्पेस देना चाहता है। ये वो सारी सिचुएशन है जिसे तहरीक इंसाफ को देखना है बहुत गौर से, उनकी स्ट्रेटेजिक टीम को, उसी स्ट्रेटेजिक टीम को जिसने सोचा कि हम इंटरनेट के ऊपर एक पॉलिटिकल रैली करते हैं इलेक्शन के हवाले से, और जिसके बाद ये साबित हुआ कि कितना अच्छा और इंटेलिजेंट वो प्लान। अब चैलेंज आपके सामने क्या आया? चैलेंज आया, बड़ा विजिबल चैलेंज आया कि सड़क पे मुजाहरा करना तो दूर की बात है, तहरीक इंसाफ की इंटरनेट रैली को भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है बर्दाश्त नहीं करती, और उसके नतीजे में उन्होंने इंटरनेट को पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिया, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं वो वेरीफाई कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा क्लियर नज़र आता है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ कंट्रोल में जो सारी सिविल इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, पुलिस, FIA वाली सारी एजेंसियाँ वगैरह जो हैं, ये किसी भी तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आसानी से पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुँचने देंगे। अब तक की जो उनकी कार्रवाई है उसमें इमरान खान बंद, शाह महमूद कुरैशी बंद, तहरीक इंसाफ की बहुत सी लीडरशिप जो है वो लाहौर में बंद, उनकी बहुत सी लीडरशिप रूपोश है, उनके बहुत से पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको तितर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं हो सका कि वो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर सकें, इसलिए वो अब उनसे बल्ले का निशान भी छीनना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे कानों में बात ज़राए से पढ़ा है कि जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अब कमिटमेंट दे बैठे हैं, जुबान दे बैठे हैं, बेचारे वादा कर बैठे हैं, ज़ाहिर वादा पूरा करना पड़ता है मुस्लिम माशरे के अंदर, तो वादा कर बैठे हैं नवाज शरीफ साहब से कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, मैं किसी भी तरह से इमरान खान की पार्टी को बल्ले का निशान नहीं दूंगा। मकसद उसका यह है कि वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएं, वर्कर्स नहीं जो वोटर्स है वो कंफ्यूज हो जाए। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अमेरिका के अंदर भी अगर आप किसी सियासी जमात से उसका सिंबल छीन लेंगे तो वोटर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अमेरिका में आपको याद है कि चैड जब 2000 का जब इलेक्शन था तो अमेरिका में चैड कंट्रोवर्सी जो थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, जो लोग अमेरिका में हैं उनको उसका अच्छी तरह से अंदाजा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमती ढांचा है उसे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर लिया। इतना वो डर रहे हैं, इतना घबरा रहे हैं वो इमरान खान के कैरिज्मा से कि अब उनकी कोशिश ये इस हद तक वो घबराए हुए हैं कि इंटरनेट के ऊपर भी एक पॉलिटिकल रैली उन्होंने नहीं होने दी। अब जब मैं इसका जिक्र करता हूँ, मैंने पिछले इस हवाले से 2-3 ट्वीट किए। जब मैंने ट्वीट किए तो उसमें बाज़ लोगों ने बड़ी अच्छी नीचे से उसकी क्रिटिसिज्म लिखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो जब ये कहते हैं कि इलेक्शन ठीक तरह से नहीं होने दिया जाएगा तो आप दर हकीकत लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, आप तो PTI के वर्कर्स को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है यानी उसका तासुर ये निकलता है, उसका मतलब ये निकलता है कि भाई इलेक्शन तो ठीक तरह से होना नहीं है तो आप घर में ही बैठे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना क्यों करेंगे आप पार्टिसिपेट। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि नहीं, मैं इस खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वो क्या कुछ करेंगे, और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि पार्टिसिपेट ना करें। मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन तो तहरीक इंसाफ को 100% बाहर निकलना चाहिए, हर तरह से मोबिलाइजेशन करनी चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं होता, इलेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है, एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन होती है, और तहरीक इंसाफ को भरपूर ये मोबिलाइजेशन करनी है। लेकिन इसके साथ जिस चीज़ को मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि इलेक्शन सिर्फ 8 फरवरी 2024 को नहीं हो रहा, इलेक्शन शुरू हो चुका हुआ है, इलेक्शन का सारा प्रोसेस हो रहा है। अब तो मेरा ख्याल है 50 दिन रहते हैं 8 फरवरी को, तो जो कुछ हमारे सामने हो रहा है ये बेसिकली एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, ये एक मोबिलाइजेशन है जिसे PTI के और इमरान खान के खौफ की वजह से उसे सड़क पे नहीं होने दिया जा रहा। और चूंकि इमरान खान और PTI को कंट्रोल करना है
और बाकी पार्टीज़ के पास कोई पॉपुलैरिटी है ही नहीं, तो इसलिए पीपीपी और पीएमएलएन जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे, ताकि ताकि कंट्रास्ट भी वो चाह रहे हैं कि सामने ना आए। अब जो पीटीआई की स्ट्रेटेजिक टीम और थिंकिंग है, उसको ये देखना है कि भाई इलेक्शन तो ये सीधी तरह से नहीं होने देंगे, ये हर मुमकिन तरीका अख्तियार करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, बल्ले का निशान ना हो, वो पहुंच ना सकें, उनके रास्ते में रुकावटें हों, उनके पोलिंग स्टेशन जो हैं वो चेंज कर दिए जाएं। तो तहरीक इंसाफ की टीम को अच्छा, फिर ये भी होता है कि जितनी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस किसी के पास भी नहीं होते। ना तहरीक इंसाफ के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सी ऑप्शन है, ना नवाज शरीफ साहब के पास बहुत सी ऑप्शन है, ना ही किसी डिप्टी कमिश्नर के पास बहुत सी ऑप्शन है। ऑप्शन हमेशा 2 3 4 5 होती हैं, अरिथमेटिक नंबर्स में वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते, कभी भी किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं होती। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए इन 50 दिनों में लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तहरीक इंसाफ को उन्हें काउंटर करने के लिए भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जीतेगा वो, और जाहिर है कि ताकत तो सारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ बहुत इंटेलिजेंट थिंकिंग कर सकती है, आउट ऑफ बॉक्स किस्म की थिंकिंग कर सकती है, नित नए तरीके ढूंढ सकती है, जैसा कि उन्होंने ढूंढा इंटरनेट पॉलिटिकल रैली में, तो वो अभी भी इस गेम में अपने मुखालफों को और हरीफों को मात दे सकते हैं। ये एक बड़ी लंबी तमहीद मैंने जो बांधी है, ये अभी अगली चीज़ के साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप मेरी लिमिटेशंस का भी अंदाज़ा लगाएं। एक तो मैं हर चीज़ खोल के कहना ही नहीं चाह रहा, और फिर वैसे भी बहुत सी लिमिटेशंस भी मेरी हैं और मैं कहना भी नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि खुद जो है तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजिक टीम है वो एनालिसिस कर सके मेरी बात का, और अब जो मैं अगली बात करने लगा हूँ इसको बड़ा गौर से सुनने की ज़रूरत है। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के बड़े अंग्रेज़ी की अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो अखबार है, ट्रिब्यून 24 ट्रिब्यून ने एक रिजवान शहजाद साहब उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी डाली है जिसका टाइटल उन्वान ये है, फॉलोइंग इन इमरान मेराटोलॉजिस्ट फुटस्टेप्स, जिसमें उन्होंने बहुत से एक्सपर्ट्स एकेडमिक्स की मदद से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है कि कैसे एक्सपर्ट्स ये महसूस करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, कि पीएमएलएन बहुत ही डेस्परेशन में और बहुत ही परेशानी में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान की सियासत में 1970-60s में किसी ने जिद्दत पैदा की थी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने इलेक्शन रैली का नया तरीका निकाला, ट्रेन जर्नीज का तरीका निकाला, लोगों को मुखातिब करने का तरीका निकाला, इमोशनल स्पीच करने का उन्होंने तरीका इन्वेंट किया। और उसके बाद जितनी भी लीडरशिप आई है पाकिस्तान में 70 की दहाई में, जैसे शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, इन सब लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कॉपी करने की कोशिश की। अब ये पीस ये कहता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडर हैं वो इमरान खान के औव में है, उसके कैरिज्मा की जद में है, वो उसके खिलाफ हों, उसके खून के भी दुश्मन हो, लेकिन वो इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही डेस्परेशन में उसी तरह के नेशनलाइज एड्रेस सोशल मीडिया पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो वो एज एक्स प्राइम मिनिस्टर लोगों को ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के जरिए खिताब करते थे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद अंदाज़ा उनको हो गया है कि मैं असल में कितना हरदिल अजीज़ हूँ, और इसके बाद अब वो सोशल मीडिया पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अदरवाइज उनकी जमात जो है वो एक ड्राइंग रूम पार्टी है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उनकी नवाज शरीफ साहब की जो सारी की सारी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल उसमें कोई जान नहीं पड़ रही है, बिकॉज किसी भी एक्चुअल जो क्रिएटर होता है, जो किसी चीज़ को डेवलप करता है, उसके जब फुटस्टेप्स में फॉलो करते हैं तो आप कभी भी वो चीज़ जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त इसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, जो आज सेंटकॉम की लीडरशिप से मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेंटकॉम पाकिस्तान की मिलिट्री का जो सबसे बड़ा सफारशी है अमेरिका के अंदर वो सेंटकॉम है। तो सेंटकॉम से वो मिल रहे हैं और असल में तो उनको आज मंडे के दिन पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लेकिन डॉन की स्टोरी ये कहती है कि अगर एम्बेसी ने उनकी कुछ लॉ मेकर्स के साथ, यानी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ, हाउस के रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर्स के साथ और थिंक टैंकर्स के साथ उनकी मीटिंग्स वाशिंगटन में ऑर्गेनाइज कर ली, तो वो मंडे के दिन यहाँ से वाशिंगटन जा सकते हैं और ट्यूसडे के दिन या मंडे की रात को ऐसी मीटिंग्स करेंगे या ट्यूसडे के दिन करेंगे, और यूँ उनका जो ऑफिशियल विजिट 5 दिन का था वो 7 दिन में भी बदल सकता है। अब 3 प्रिंसिपल चीज़ें आपको उनके विजिट की अब तक समझ आती हैं। एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो
ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अमेरिकन डायस्पोरा जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो बहुत हरदल अजीज़ है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को शायद इसका ठीक तरह से अंदाज़ा ना हो, लेकिन चूंकि मैं कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के दरमियान में फिजिकली मौजूद हूँ गुज़िश्ता 1 बरस से, तो मैं आपको बहुत हल्फन बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में 75 बरस में कोई इतना गैर मकबूल यहाँ नहीं है अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा में, जितना कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं। लेकिन प्रेजेंट आर्मी चीफ जो हैं उनको पॉपुलर साबित करने के लिए एक अमेरिकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनका नाम तनवीर अहमद बताया जाता है, उनकी खिदमात लगता है हायर की गई हैं। और डॉन की जो स्टोरी छपी है वो भी डॉन की नॉर्मल जो स्टोरी, डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वो लिखते हैं, उसमें एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये जो स्टोरी है जिसमें है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ चार्म ऑफेंसिव कर रहे हैं वाशिंगटन के अंदर, इसके अंदर आपको उनकी रवायती जो एक ऑब्जेक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। ये एक पीआर किस्म की स्टोरी है, और ऐसा लगता है कि तनवीर अहमद साहब ने रिक्वेस्ट करके, सिफारिश करके इस किस्म की स्टोरी जो है लिखवाई है। ये स्टोरी ये कहती है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो उनकी जो डिनर या मीटिंग उनकी हुई पाकिस्तान की डायस्पोरा के साथ, वो बड़ी कामयाब रही। उसमें जितने लोगों को बुलाया गया था वो सब आए, उनके नाम बाकायदा लिखे गए हैं। उसमें रेहान अरशद साहब का नाम लिखा गया है जो पहले अपना के पिछले प्रेसिडेंट थे, और सब लोग आए। और उसकी वजह यह है कि यहाँ ये बात सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने, जिनको बुलाया गया था खास करके वर्जीनिया वगैरह से, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब की जो डिनर मीटिंग थी एम्बेसी में, उसका उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और होना तो ये चाहिए था कि जब आसिम मुनीर होते तो लोग गिरते पड़ते, इनविटेशन मांग रहे होते और दरवाजे टूट जाते। लेकिन वहाँ सूरत हाल ये थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस मीटिंग की कम्युनिटी के साथ कोई एक तस्वीर भी इशू नहीं हो सकी, क्योंकि तस्वीर ही उसकी विटनेस होती कि पता चलता कि वहाँ पे 70, 80, 50 जो भी लोग हैं। लेकिन अब तनवीर साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की भी है ये बताने के लिए कि नहीं, जनरल आसिम मुनीर जो है, जितने लोगों को बुलाया गया था वो सब वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे मीटिंग्स हुई। तनवीर अहमद साहब कौन है? मुझे पता चला है कि तनवीर अहमद साहब जो हैं उनके बारे में अखबारों में लिखा जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में चंद हफ्ते पहले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट, जो एक मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उसको उन्होंने डोनेशन दी है $9 मिलियन की। बहुत अच्छा उन्होंने किया। तासुर उसमें से यही दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की खातर उन्होंने दी, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये याद है यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को कि 2021 के आखिर में जब भी इमरान खान का तूती बोल रहा था, तो तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान गए, और उस वक्त वो क्रिकेट के बहुत बड़े शेराई थे। वो कह रहे थे कि वो शाहरुख खान के साथ मिलकर अमेरिका के अंदर जो है क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, नोइंग फुली वेल कि क्रिकेट जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो भी क्रिकेट से मोहब्बत करता है उसे इमरान खान की एक सॉफ्ट वो इमरान खान जो है उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि तनवीर अहमद साहब के पाकिस्तान की मईशत, इकोनॉमी, सिस्टम में कोई ऐसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे, वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हों। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा मीडिया है, जिसमें जंग अखबार है, दी न्यूज़ है, डॉन है, ट्रिब्यून है, बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनमें से किसी को चाहिए कि तनवीर अहमद साहब के ऊपर रिसर्च करके देखे कि तनवीर अहमद साहब किस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कि पहले वो इमरान खान को बिफ्रेंड करने के लिए गए थे और अब वो जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो बहुत ज़्यादा इस तरह से परस्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत पॉइंट और भी मैं आपके सामने इसका जिक्र कर दूं कि एक चीज़ को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन में बाकायदा एक कोशिश की गई कि 8 फरवरी के इंतखाबात को किसी तरह से डिले कर दिया जाए। और ये कोशिश ऐसी थी जिसमें मुझे लगता है कि इनिशियली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी चीज़ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के बगैर नहीं कर सकता। और इलेक्शन कमीशन, PPP, PMLN और लाहौर हाई कोर्ट, ये सब ऑन बोर्ड नज़र आ रहे थे पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए। लेकिन फिर आपने देखा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई। अब उसमें आप उसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उसका क्रेडिट जो है वाशिंगटन की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को भी दूंगा, बिकॉज जब ये तजर्बा और टेस्ट बैलून लॉन्च किया गया तो इससे यहाँ अप्रूवल नहीं मिल सका, बिकॉज यहाँ बहुत डेस्परेशन है कि पाकिस्तान में जैसे कैसे इलेक्शन करवाने हैं वो हो जाने चाहिए। तो आप एक समझ सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का एक इम्पॉर्टेंट हदफ जो था कि किसी तरह से इलेक्शन की डिले को अप्रूवल मिल जाए, वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन 3 चीज़ें आपको उनकी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक चीज़ है PR एक्सरसाइज, जिसमें तनवीर अहमद साहब का बड़ा रोल नज़र आया। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी का फ्यूचर रेलेवेंस जो है वो क्या होगी। और तीसरी चीज़ है कि एक नया दुश्मन जो है उसकी तलाश हो रही है। अब ISPR की जो प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने
जब सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन लॉयड से मुलाकात की तो उन्होंने कश्मीर का पूरा मुकदमा जो है वो ऑस्टिन लॉयड साहब के सामने रख दिया कि कश्मीर जो है उसका अक़वाम मुत्तहिदा की जो पुरानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1948 की रेजोल्यूशंस हैं उसके तहत कश्मीर का हल जो है वो होना चाहिए। हालांकि अगर आप तस्वीर देखें उनकी जो एंथनी ब्लिंकन के साथ जो स्माइल्स की तस्वीर है जिसमें आपको जनरल आसिम मुनीर नज़र आते हैं, उनके साथ पाकिस्तान के DGI नज़र आते हैं और एक डिसइंटरेस्टेड एंथनी ब्लिंकन आपको नज़र आते हैं, और जो बाकी सारी यहाँ वाशिंगटन की खबरें हैं वहाँ ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यहाँ आके कश्मीर का मुकदमा पेश करने की कोशिश की है। यहाँ से आपको जो शुनीद मिल रही है वाशिंगटन से वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है कि अफगान तालिबान ने पनाह दे रखी है TTP को, और TTP पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी कर रही है, और TTP के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अमेरिका की मदद चाहिए। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के जो इंटरिम केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब जान अचकज़ई साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने प्रपोजल दिए बहुत से, और एक प्रपोजल ये भी था कि पाकिस्तान को अमेरिका को ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए बेसिस जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर या दे देने चाहिए। फिर उन्होंने वो ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए, लेकिन अमेरिका के मीडिया ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है जिसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि पाकिस्तान मदद मांग रहा है अगेंस्ट द TTP और अगेंस्ट द अफगान तालिबान। लेकिन उस स्टोरी में ये भी लिखा हुआ है, और ये बात समझ आती है बिकॉज इस स्टोरी के अलावा भी मेरी वाशिंगटन में कुछ लोगों से जो पिछले कई दिनों में हफ्तों में बात होती रही है पिछले पूरे एक साल में, तो वो इस चीज़ को कन्फर्म करती है जो चीज़ मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और जो चीज़ है वो ये है, जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो अपनी असेसमेंट है पिछले एक बरस की, वो ये है कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट इन खुरासान दोनों वो एंटिटीज़ जिनके बारे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में ये दुहाई दे रही है कि इनका ख़तरा अभी है, अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट है कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट इन खुरासान दोनों अफगान तालिबान की काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के नतीजे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और एक तरह से इनकी हत्या जो है वो हो चुकी है, इनकी वफ़ात हो चुकी है, और अब ये अमेरिका के लिए किसी किस्म का कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं। इसलिए अमेरिका जो है वो अफगान तालिबान की टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान की एग्रेसिव कार्रवाइयों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। रस्मन वो ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ हर तरह से पाकिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन वो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। तो अमेरिकन फिर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? हर रिलेशनशिप का एक क्विड प्रो को होता है। पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि अफगान तालिबान को अपने नए दुश्मन के तौर पर प्रेजेंट करे, और ये चीज़ आपको मजीद थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी जब मैं इस पर मजीद कॉमेंट करूँगा। अमेरिका इंटरेस्टेड है एक चीज़ में कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड को खोले, हिंदुस्तान की कॉरपोरेशंस को और बड़ी बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे, और पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो हिंदुस्तान को जाके एक्सप्लोर करें। ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक गोल है, बिकॉज अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की मार्केट खुलेगी हिंदुस्तान के लिए तो फिर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा, और चीन का जो असर रसूख है वो कम हो सकेगा। अब पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये है, और ये वो चीज़ है जो PTI को सोचने की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं होने दिया। 2014 में जब कॉमर्स मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN के, और अभी नया इलेक्शन हिंदुस्तान में होने वाला था, तो ऑलमोस्ट एक ट्रेड डील जो थी ओपनिंग की हिंदुस्तान के साथ, PMLN ने 1 साल की उस पर एफर्ट की, खुर्रम दस्तगीर ने उस पर बड़ा काम किया था, नवाज शरीफ उसमें बड़े इंटरेस्टेड थे। फिर अचानक कहते हैं कि इलेक्शन से पहले BJP का एक एलची न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आया, उसने आके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, खुर्रम दस्तगीर से नहीं की, और लोगों से मुलाकात की, शायद सरताज अजीज़ साहब से मुलाकात की, और उसने कहा जी कि मैं नरेंद्र मोदी साहब का पैगाम लेकर आया हूँ कि आप आउटगोइंग कांग्रेस की पार्टी के साथ कोई अभी ट्रेड डील ना करें, हम आ जाएंगे, हमारे से करें। अच्छा, हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स का ये कहना था कि ये फ्रॉड है और ये पाकिस्तान ने खुद ही करवाया, पाकिस्तान की शायद इंटेलिजेंस ने या एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया, और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई एलची पाकिस्तान जो है वो नहीं भेजा था। बॉटम लाइन क्या है, फ्रॉम एन इंडियन एंड अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ट्रेड का और इंडिया के साथ बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस का रास्ता रोका। तहम जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते, और अब जनरल बाजवा को पाकिस्तान का एक तरह से समझें कि हिंदुस्तान के सामने एक अनऑफिशियल सरेंडर कर दिया गया है कि अब हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते। अब अगर हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते और हिंदुस्तान के साथ आपने ट्रेड ओपनिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कॉपरेशन करनी है, तो फिर इतनी बड़ी फौज का कोई दुश्मन होना चाहिए। तो इतनी बड़ी फौज को अब एक नया दुश्मन चाहिए जिसके लिए
ये है कि अफ़गान तालिबान हमारे दुश्मन है, और जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से सडनली निकाल दिया गया है, ये दुश्मनी की इस एलिमेंट के अंदर जान डालने की एक स्ट्रेटजी लगती है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ये और बात है कि और भी बहुत से लोग जो हैं वाशिंगटन के अंदर अब इसको इसी तरह से देखते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब जहाँ एक PR एक्सरसाइज की, जहाँ उनको शर्फ कबूलियत मिला है, वो अब पॉइंटमैन हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, वहाँ उनकी ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। वो ताल्लुकात के साथ बेहतरी कैसे करेंगे? उनको एक प्लाइंट कमज़ोर हुकूमत लानी होगी जो उनके नीचे काम करेगी। वो हुकूमत PMLN PPP वगैरह की ही ज़ाहिर है होगी, उसमें तहरीक इंसाफ को भी एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर लाने का प्लान जो है वो हो सकता है। ज़ाहिर है कि वो उसकी एक प्रेजेंस होगी। ये एक सारी सिचुएशन है जो भी हम देख रहे हैं। और जान अज़हरी साहब की जो ट्वीट जिनको डिलीट कर दिया गया, उसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं। अब मैं एक आखिरी पॉइंट करूं। मैं जैसे आपको कहा कि बहुत सी चीज़ें मैं चाहता हूं कि समझ ली जाएं, मैं उनको खोल के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने एक पूरा नक्शा आपके सामने रखा है, लोगों के सामने। अब ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजिक टीम है कि वो ये देखे कि उसको क्या करना है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस इलेक्शन हो जाए किसी तरह से भी, जैसे कैसे भी इलेक्शन जनरल आसिम मुनीर करवाएं। हाँ, अब अगर इलेक्शन बहुत ही गंदे होते हैं और उस पर खपी पड़ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि एक एम्बेरसमेंट होगी मगरब के लिए और अमेरिका के लिए। मैंने देखा तो नहीं वो पार्ट जहाँ गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो अपनी स्पीच की है इस इंटरनेट पॉलिटिकल रैली में, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, पुलिस की रिफॉर्म, इंतज़ामिया की रिफॉर्म, जुडिशरी की रिफॉर्म। एक चीज़ जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजिक टीम को सोचना चाहिए, ट्रेड की रिफॉर्म, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ मुमकिन ट्रेड जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और उसमें उन्हें PMLN और PPP की अब तक जितनी पब्लिश्ड और डिक्लेयर्ड पोजीशंस हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की, उनकी एक कंप्लीट फाइल उनको बना लेनी चाहिए, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए और फिर अपनी एक पोजीशन लेनी चाहिए, और उस पोजीशन को उन्हें बरतानिया और अमेरिका के डिप्लोमेट्स के साथ शेयर करना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से और हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के हवाले से हमारी ये पोजीशन है। जब हिंदुस्तान के साथ अगर ट्रेड होता है, आने वाली हुकूमत करती है और इकनॉमिक रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, तो फिर उससे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल गिरफ्त है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता। अब मैं आगे तवक्को ये करता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर गौर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।